Hello everyone, my name is Gaurav and I'm the co-founder of Nexus Classes. I teach physics. So आज हम क्या करने वाले हैं, हम 10th के लाइट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं और ये पूरा सीरीज़ चलेगा अपना कि 10th के सारे चैप्टर्स जो हम विद टाइम वीडियोस डालते रहेंगे, आपके सारे चैप्टर्स कवर करते रहेंगे। पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लाइट का चैप्टर है। अब लाइट का चैप्टर जो है आपको पता है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो जो पहला पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज़ रिफ्लेक्शन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है जी, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 1। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, या उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि लाइट क्या होता है। यार पहले लाइट के बारे में सीखते हैं। यार लाइट जो है ना, इसके बारे में काफ़ी लोग काफ़ी बातें बताते हैं। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लाइट क्या है? लाइट फंडामेंटली इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, यह ऊर्जा का स्रोत है, आप ऐसे भी कह सकते हैं ज़्यादा हिंदी के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है? ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमें चीज़ें दिखने लगती हैं। तो आई विल ऐड विच एनेबल्स अस टू सी, जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइट एनर्जी होगी इस रूम में तो आपको मैं दिखाई दूंगा, मुझे आप दिखाई दोगे। अगर लाइट एनर्जी को गायब कर दिया जाएगा तो ना मैं आपको दिखाई दूंगा ना आप मेरे को दिखाई दोगे। तो लाइट एनर्जी क्या करती है? बेसिकली है एनर्जी का फॉर्म ही, लेकिन इससे होता क्या है, इससे हमें चीज़ें दिखने लगती हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी, राइट। ठीक है, अब लाइट को ऐसे डिफाइन करते हैं भाई, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी। और देखें लाइट क्या है। लाइट इज़ एक्चुअली, और अगर डेप्थ में जाएं, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब आप थोड़े से 12th स्टैंडर्ड के अंदर हो जाएंगे, इसके बारे में पूरा एक चैप्टर होता है ईएम वेव्स करके। बट आज के लिए आप सिर्फ इतना समझें, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव समझते हैं ना, ऐसे ऐसे चलने वाली चीज़। भाई ऐसे ऐसे चलने वाली चीज़ को हम क्या बुलाते हैं? वेव बुलाते हैं। अब इसमें ऐसे ऐसे चल क्या रहा है लाइट के अंदर? लाइट के अंदर 2 चीज़ें चल रही होती है भाई, ऐसे ऐसे। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए तो इसका नाम ऐसे रखा हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के अंदर चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर चल रहा होता है। इस वजह से हम इसे क्या नाम देते हैं जी? इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बुलाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो लाइट क्या है? इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये रिप्रेजेंट क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिससे होता क्या है, जिससे हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इज दैट क्लियर? प्रोसीडिंग फर्दर, तो इसके बाद बोलते हैं यार लाइट का नेचर कैसा है। लाइट का नेचर देखो, लाइट के नेचर के बारे में ना एक बात कही जाती है, आपने शायद सुना हो पहले, आई एम नॉट श्योर। लाइट के नेचर के बारे में बोला जाता है कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। अच्छा भाई, ये डुअल नेचर का क्या मतलब है? कई लोग समझते हैं नेचर का मतलब अच्छा नेचर है, बुरा नेचर है, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है। भाई उस नेचर की बात नहीं कर रहे हैं। और डुअल नेचर का कतई मतलब नहीं है कि दोगला नेचर, ऐसा नहीं है। लाइट का डुअल नेचर जो है, इसकी कहानी बहुत पुरानी है असलियत में। पहले साइंटिस्ट जो थे वो लाइट को मानते थे कि लाइट जो है इट इज़ अ वेव। ठीक है ना? और उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और तथ्य को पेश किया, और साथ ही साथ बोला कि भाई ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से लाइट क्या है? एक वेव है। लेकिन बाद में और साइंटिस्ट भी आ गए, जैसे आइंस्टाइन वगैरह। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया और बड़े एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने बोला लाइट क्या है? लाइट पार्टिकल नेचर है। तो अलग अलग साइंटिस्ट लाइट के बारे में अलग अलग समय पे अलग अलग बातें बोल रहे थे। कुछ लोग लाइट को वेव मानते थे, कुछ लोग लाइट को पार्टिकल मानते थे। वेव तो हमने देखा ही भाई, जो ऐसे ऐसे वो चलती है भाई, उसे वेव बुलाते हैं। और पार्टिकल क्या है? हम ये मानते थे कि लाइट में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि रिवर की तरह फ्लो कर रही है लाइट। जिस तरह पानी के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो लाइट उस मॉलिक्यूल्स, करेक्ट वर्ड नहीं है, मॉलिक्यूल्स की तरह पार्टिकल छोटे छोटे लाइट के अंदर है जो फ्लो कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने बोला लाइट हैज़ अ वेव नेचर, कुछ लोगों ने बोला लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर। जिन लोगों ने बोला लाइट हैज़ अ वेव नेचर, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया लाइट हैज़ अ वेव नेचर। जिन लोगों ने बोला लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर, उन लोगों ने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर। तो अब सब लोग सदमे में है भाई कि लाइट का वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। तो साइंटिस्ट ने बोला ठीक है भाई, ज़्यादा लड़ाई नहीं करते हैं, जब हमने दोनों ही चीज़ें प्रूव कर ली हैं तो हम लाइट को बोलेंगे लाइट हैज़ अ डुअल नेचर।
it behaves as a wave as well as it behaves as particles. तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट वेव ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी. दैट इज वाई लाइट को बोला जाता है इट हैज अ डुअल नेचर. लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट वेव्स की तरह भी बिहेव करती है. क्लियर है जी. तो ये लाइट के बारे में बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. कौन सी चीज़ कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें क्या करती है, जिससे हमें विच एनेबल्स अस टू सी, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं. लाइट का नेचर कैसा होता है भाई, लाइट का वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है. इस वजह से लाइट को क्या बुलाया जाता है, इट हैज़ अ डुअल नेचर. आई होप दैट इज क्लियर. आगे प्रोसीड करते हैं भाई. नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इससे पहले हमें रिफ्लेक्शन के बारे में बात करनी पड़ेगी. देखो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है लाइट का टकरा के किसी चीज़ से वापस आना. इस चीज़ को रिफ्लेक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल को थ्रो किया दीवार पे, तो दीवार तो टूटेगी नहीं, ऑब्वियस ही बात है. तो बॉल को जब आप फेंकोगे तो बॉल दीवार के साथ टकराएगी और वापस आ जाएगी. अगर आपने किसी एंगल पे फेंका तो हो सकता है वो टकरा के ऊपर चली जाए, ऊपर से फेंका तो हो सकता है टकरा के नीचे आ जाए. तो टकरा के उसने आना वापस ही है, हो सकता है ऊपर आए, हो सकता है नीचे आए, लेकिन आएगी तो वापस ही ना. लाइट के साथ भी सेम ही होता है भाई, बाउंस बैक करती है लाइट. जैसे बॉल को दीवार पे थ्रो करेंगे वो बाउंस बैक करती है, ऐसे लाइट भी क्या करती है भाई, अगर थ्रो करोगे किसी चीज़ पे तो बाउंस बैक करती है. इज दैट क्लियर. तो हमने बोला लाइट की ये जो बाउंसिंग बैक है, इस फिनोमिना को हम क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्शन बुलाते हैं जी. बात समझ में आई कि नहीं आई. ठीक है. अब मान लो कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, एक अलग से और सेकेंडरी प्लेन मिरर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना. प्लेन मिरर है, हमने क्या किया भाई, लाइट को भेजा और लाइट टकरा के वापस आ गई इस तरीके से. क्लियर है क्या. अब देखो मिरर के इस तरफ क्या है, एयर है, मिरर के उस तरफ क्या है, एयर है. तो मैं ऐसा तो नहीं कह रहा ना कि लाइट का मीडियम चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं कह रहा मैं. लाइट पहले भी एयर में थी, टकराने के बाद भी एयर में है, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है. तो टेक्निकल टर्म्स में, अगर मैं प्योरली टेक्निकल टर्म्स की बात करूँ तो रिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे कर सकता हूँ. इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है. लाइट की डायरेक्शन के अंदर क्या हो गया, बदलाव हो गया है, लेकिन कैसे, विदाउट एनी चेंज इन मीडियम. मीडियम में बदलाव किए बिना लाइट की डायरेक्शन में बदलाव करना, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बुलाते हैं. आसान भाषा में बोलें, लाइट का टकरा के वापस आना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जैसे बुक्स में लिखा होता है. और थोड़ी सी फिजिक्स की भाषा में बोल लें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म्स में बोल लें तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम ऑफ लाइट. इज दैट क्लियर. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन एक फिजिकल फिनोमिना है, और सभी के सभी फिजिकल फिनोमिनास क्या होते हैं भाई, सभी के सभी फिजिकल फिनोमिनास आर गवर्नड बाय सम लॉज. ठीक है ना. तो हम लॉज की बात करते हैं. मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है अपने पास, ये हमने एक प्लेन मिरर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. इस प्लेन मिरर की ये जो थोड़ी डार्कर साइड हमने इस तरफ बनाई है, एज्यूम कर लेते हैं भाई ये क्या है, ये जो डार्कर साइड है ये पॉलिश्ड साइड है. पॉलिश्ड साइड का मतलब समझ सकते हैं ना भाई, ये जो साइड है ये पॉलिश्ड साइड है. इसका मतलब भाई इस तरफ से लाइट भेजने का कोई फ़ायदा नहीं, लाइट को इसी तरफ से भेजना पड़ेगा ताकि पॉलिश साइड पे टकरा के वापस आए. ठीक है ना. तो दिस डार्कर रिप्रेजेंट्स, एक ही बार ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप लोग समझते रहें कि ये वाली साइड जो है, ये जो डार्कर साइड है, ये कौन सी साइड है, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलिश्ड साइड ऑफ द मिरर. ठीक है ना. इस पॉलिश्ड साइड के ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया, इस पॉलिश्ड साइड में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी. परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करी जाती है उसको बुलाया जाता है नॉर्मल. इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल. ठीक है जी. अब मान लो जो लाइट आ रही थी, यहाँ से लाइट आई, ठीक है ना, यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो आने वाली लाइट के लिए हम क्या बुलाते हैं, इट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे.
ठीक है जी, इट्स कॉल्ड व्हाट, इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस जाएगी लाइट, इसे हम क्या बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हुआ? आने वाली लाइट क्या बुलाते हैं हम, इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइट को क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो लाइन है इसे हम क्या बुलाते हैं, नॉर्मल। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये टर्म्स का मतलब, क्योंकि देखो लैंग्वेज फिजिक्स की जो यूज़ करी जाएगी तो ये टर्म्स यूज़ करी जाएंगी, तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए। अगर टर्म्स क्लियर है तो वो लैंग्वेज हमारे लिए आसान हो जाएगी, अगर टर्म्स क्लियर नहीं है तो वही लैंग्वेज हमें टफ लगेगी। तो इस लैंग्वेज को क्लियर करते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बुलाया कि लेट अस से भाई फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम सरफेस। समझें इस चीज को, इस बोर्ड की सरफेस के अंदर ही तो तीनों ड्रॉ करी गई हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल भी बोर्ड में ड्रॉ करी, रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड में ड्रॉ करी, लेकिन इंसिडेंट रे ऐसे हवा में से आ रही थी ऐसे बोर्ड के अंदर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है यार। तीनों ही बोर्ड की सरफेस के अंदर ड्रॉ करी गई है ना। तो पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इज दैट क्लियर? बेसिक लॉ है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, सेकंड लॉ में कुछ एक और नई टर्म्स यूज करेंगे हम। अब देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इनके बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया, इस एंगल को बुलाया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई, तो इसे एंगल आई बुलाते हैं। सिमिलरली जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, इसे बुलाया जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये जो दो एंगल बने ना, लाइट के जाने से और लाइट के आने से, ये जो दो एंगल बने, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा 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 इररिस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस, प्लेन मिरर है, कर्व्ड मिरर है, फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एंगल हमेशा रिफ्लेक्शन के लिए बराबर होते हैं। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है क्या? तो मैं दोबारा से बता देता हूं भाई, दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। कौन कौन से दो लॉ हैं? पहला लॉ क्या कहता है भाई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी की सारी रेस जो हैं, ये सारी की सारी लाइंस जो हैं, ये किस में लाई करती हैं, सेम सरफेस के अंदर लाई करती हैं, ठीक है जी। दूसरा लॉ क्या कहता है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, ऑलवेज बराबर रहेंगे। सरफेस सीधी है, टेढ़ी है, कर्व्ड है, नॉट कर्व्ड है, वटेवर इट इज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे भाई। इज दैट क्लियर? प्रोसीड करते हैं भाई। अब देखो रिफ्लेक्शन तो हर जगह पे हो रही है कि नहीं? रिफ्लेक्शन हो रही है हर एक सरफेस के ऊपर। लाइट मेरे ऊपर आ रही है, मेरी शर्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, तभी तो आपको मेरी शर्ट ग्रीन नज़र आ रही है। लाइट के अंदर क्या होते हैं, सारे कलर्स होते हैं, तो सारे कलर्स मेरी शर्ट के ऊपर आके गिरे और सारे ही एब्जॉर्ब कर लिए मेरे शर्ट ने एक कलर को छोड़ के, दैट वाज ग्रीन कलर। तो सारे कलर्स आए, एब्जॉर्ब हुए, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ग्रीन कलर चला गया। इसका मतलब इसी वजह से तो आपको ये शर्ट ग्रीन नज़र आई ना, ठीक है जी। तो रियलिटी में क्या होता है, हर एक सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, कोई कुछ कलर एक कलर को करती है, कोई दो कलर को, कोई बहुत सारे कलर्स को, तो कोई सारे कलर्स को। लेकिन अब आप इमेजिन करो, अगर आप मिरर के सामने जाएंगे तो आप अपने फेस को देख सकते हैं मिरर के सामने, क्योंकि वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा। लेकिन सेम चीज़ अगर आप मान लो दीवार में जा रहे हो, आप दीवार के सामने आपने देखा दीवार के, तो दीवार के अंदर तो आप अपनी फेस को नहीं देख सकते, आप अपने बाल सेट नहीं कर सकते भाई दीवार के अंदर देख के। या लेटेस्ट से कि आपने बोला कि नोटबुक आपने उठा ली और नोटबुक के अंदर आप देखने लगे कि देखो इसमें से भी तो वाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसके अंदर सारे कलर्स होते हैं, लेकिन आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी नोटबुक के अंदर? नहीं दिखाई देगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती हैं। कौन कौन सी भाई?
एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज़ को। ये वही अपना प्लेन मिरर है अपने पास, ठीक है जी। इस प्लेन मिरर में हमने क्या किया, इस प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट लाइट आई कुछ इस टाइप से, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई। अब इसने क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट कर देना है, तो वापस चलेगी। अब मैंने बोला एक काम करते हैं, इसके ऊपर 2-4 और इंसिडेंट लाइट डालते हैं, तो यहाँ से एक और इंसिडेंट लाइट रे आएगी, ये भी चली जाएगी। एक और इंसिडेंट लाइट रे आई इसके ऊपर, ठीक है जी, लेट अस से ये इंसिडेंट लाइट रे आई, ये भी चली गई। इज दैट क्लियर? अब ज़रा पैटर्न को समझना भाई। ये जो पैटर्न है लाइट रेस के आने और जाने का, सबसे पहले आई थी फर्स्ट रे, सेकंड रे, थर्ड रे। तो सबसे पहले भी कौन सी गई, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसका मतलब आने वाली लाइट रेस पैरेलल थी, तो जाने वाली लाइट रेस भी पैरेलल थी। जब भी ऐसा होता है, जब भी आने वाली लाइट रेस और जाने वाली लाइट रेस, इनमें जो पैटर्न था वो रिफ्लेक्शन के बाद भी बरकरार रहा, है ना। आने से पहले जो पैरेलल थी, जाने के बाद भी पैरेलल है। ऐसे केसेस में आपकी रिफ्लेक्शन को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है क्या? और जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो आपकी इमेज जो है, ठीक है जी, इमेज क्रिएट होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि जो पैटर्न नॉर्मल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, रिफ्लेक्टेड के अंदर भी वही पैटर्न है सेम। तो आप मिरर के इस तरफ एक रियल वर्ल्ड है, तो मिरर के अंदर आपको एक पूरी वर्चुअल वर्ल्ड का सेम पैटर्न की तरह नजर आता है ना। आपके पीछे दीवार है तो मिरर के अंदर भी आपके पीछे दीवार है, क्योंकि जो पैटर्न पहले लाइट का वही पैटर्न रिफ्लेक्ट होने के बाद भी है। तो देयरफॉर इमेज क्रिएट करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। इज दैट क्लियर? अब दूसरे टाइप की रिफ्लेक्शन को बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखें इसके अंदर क्या होता है भाई। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर मान लो कि कोई लाइट रे आ रही है, कोई नहीं 2-4 लाइट रेज हम डाल देते हैं, किस तरीके से कुछ पैरेलल लाइट रेज आई, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएंगे तो इससे क्या होगा भाई, क्योंकि सरफेस नॉट प्रॉपर है, तो ये अपनी अपनी डायरेक्शंस कोई भी हो सकती है इनकी, ठीक है ना। यहाँ से गई थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद भाई फर्स्ट तो यहाँ पे है, सेकंड जो है वो यहाँ पे है और थर्ड यहाँ पे है। तो पैरेलल लाइट रेज आई, लेकिन जाने के बाद वो पैरेलल थी ही नहीं, रैंडम डायरेक्शंस के अंदर जा रही हैं, इधर उधर बिखर चुकी है लाइट। तो ऐसे केस की जो रिफ्लेक्शन होती है, इसे हम क्या बुलाते हैं भाई, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बुलाते हैं। और ऐसे में इमेज बिल्कुल क्रिएट हो ही नहीं सकती। क्लियर है? तो यही होता है भाई हमारे साथ। अगर आप दीवार में आप अपनी शक्ल देखना चाहोगे, रिफ्लेक्शन की वजह से तो नहीं दिखेगी, क्योंकि लाइट रेस पैरेलल आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद डिफ्यूज हो गई सारी की सारी, तो आपस में मिक्स हो गई, तो आपको कोई भी इमेज नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इफ आई से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर इमेज जो है इट इज़ नॉट क्रिएटेड। इज दैट क्लियर? इमेज क्रिएट करने तो हमें क्या चाहिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए। डिफ्यूज के साथ इमेज क्रिएट नहीं किया जा सकता। आई होप दैट इज क्लियर। आई विल प्रोसीड नाउ। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन वाया प्लेन मिरर देखते हैं। ठीक है जी, पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए समझेंगे हम, उसके बाद एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख दिया O। अब इमेज जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही समझना है इसको। इससे एक लाइट रे सीधा गया, ठीक है ना। अब लाइट रे सीधा गया, नॉर्मल भी इधर ही है भाई, दिस इज द नॉर्मल। आई से दिस इज व्हाट, वाइट में जो ड्रॉ किया है ये नॉर्मल है। तो ऐसे में एंगल आई तो है वो तो जीरो हो गया। इन दोनों लाइंस वाइट और येलो लाइन के बीच में एंगल कितना, जीरो। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आर भी बराबर होना चाहिए, तो यार इसका मतलब एंगल आई और एंगल आर दोनों जीरो। तो इसका मतलब क्या है, जो लाइट सीधी जाके गिरी वो सीधी तो वापस आएगी, क्योंकि दोनों ने एंगल क्या बनाना है, 0 डिग्री बनाना है। अब दोनों ने एंगल 0 डिग्री बनाना है, इसका मतलब लाइट जो है वो यहीं से वापस आ गई भाई, यहाँ से पीछे जाती हुई नजर आएगी मुझे, टकराई और सीधा पीछे वापस आ गई भाई। क्लियर है क्या? पीछे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि सीधा लाइट गई, टकराई और सीधा वापस आ गई अपने पास। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये अकेली लाइट रे थोड़ी है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट रेस निकल रही हैं।
बट हमें इमेज क्रिएट करने के लिए सिर्फ 2 लाइट रेज की ज़रूरत होती है। रियलिटी में 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मिलियंस ऑफ लाइट रेज होती हैं, बट हमें इमेज क्रिएट करने के लिए कितनी लाइट रेज चाहिए? 2। तो हमने बोला भाई यहाँ से एक और लाइट रे को चलाते हैं, ठीक है। तो एक ये लाइट रे गई, तो हमने क्या किया यार, यहाँ पे इसके पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये क्या बन गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि ये लाइट जो है ये टकरा के वापस आएगी, बिल्कुल, और ये इस तरीके से वापस आएगी। लॉज को फॉलो करना ही पड़ेगा इसे। लॉज को फॉलो करेगी तो एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? अब आप इमेजिन करो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो और एक लाइट रे यहाँ से आ रही है, एक लाइट रे यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। अब हमारा माइंड कैसे परसीव करता है लाइट को कि लाइट हमेशा सीधी चलती है। अब लाइट हमारे लिए सीधी चलती है तो ये लाइट रे सीधी पीछे से कहीं आ रही होगी, ये लाइट रे सीधी पीछे से कहीं आ रही होगी। क्लियर हुआ? तो हमारा माइंड देखेगा इन लाइट रेस को कुछ इस प्रकार से कि यहाँ से ये लाइट तो यहाँ से आ रही है भाई, और ये लाइट यहाँ से कहीं से आ रही है। क्लियर है क्या? तो हमारे माइंड में ये जो 2 लाइट रेज हैं इनका सोर्स होगा पीछे कहीं ना कहीं ये। अब ये पॉइंट रियलिटी में थोड़ी है यार, रियलिटी में यहाँ से लाइट आ रही है कि नहीं? रियलिटी में लाइट यहाँ से आ रही है। अब यहाँ से आके टकरा के वो मुड़ के आई है वापस, लेकिन हमें इल्यूशन हो रहा है कि लाइट वहीं से आएगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज क्रिएट हो गया है उस पॉइंट के ऊपर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से लाइट आती है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये तो हमें दिखाई देगा ही देगा, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट ऐसे आ रही थी कि मान लो वहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज़ रखी हो। वो है इल्यूजन ही। रियलिटी में वहाँ से कोई लाइट रे नहीं आ रही भाई, लाइट रे यहीं से चल के वापस आ रही है, बट हमें ऐसा लगेगा कि भाई वहाँ पे भी एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, तो हम उसे क्या बुला देंगे? इमेज बुला देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर। अब एक और चीज़ है, इसमें सीखने वाली चीज़ है, ये जो ग्रीन में हमने लाइट रेज ड्रॉ करी हैं ये एक्चुअल सोर्स रिप्रेजेंट करती ही नहीं है, ये हमने सीखा। इस जगह पे लाइट कभी पहुंची ही नहीं है, इस जगह पे लाइट कभी थी ही नहीं, तो लाइट कभी इंटरसेक्ट थोड़ी करी है यार। लाइट यहाँ से वापस चली गई, वहाँ पे तो कभी गई नहीं लाइट, वो तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें इल्यूजन हुआ। तो ऐसा इमेज जो एक तरीके से बिना लाइट के इंटरसेक्शन से बना, यहाँ पे लाइट कभी इंटरसेक्ट करी? बिल्कुल नहीं करी। ऐसे इमेज का एक स्पेशल नाम है, इसे बुलाया जाता है वर्चुअल इमेज। इसे क्या बुलाते हैं भाई हम? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी है कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट बनता है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को सीधा रखोगे तो इमेज भी सीधा बनेगा, ऑब्जेक्ट को उल्टा रखोगे तो इमेज भी उल्टा बनेगा। इसे चीज़ बोलते हैं इरेक्ट। इज दैट क्लियर? तो जो इमेज लाइट के बिना इंटरसेक्ट करने से बने उसे हम क्या बुलाते हैं? वर्चुअल इमेज। और इससे एक उल्टा भी होता है, एक ऐसा इमेज भी होता है जो कि आप फिर टाइम देखेंगे, इसके एग्जांपल्स आगे जाके आएंगे अपने पास। ऐसा इमेज भी होता है जो कि लाइट रेज के इंटरसेक्ट करने पे बने, उस टाइप की इमेज को हम क्या बुलाते हैं? रियल इमेज। और रियल इमेज जो होता है वो हमेशा कैसा बनेगा बेटा? वो इन्वर्टेड बनेगा ऑलवेज। ऑलवेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। अगर रियल इमेज का एग्जांपल सोचना चाहते हैं तो आप सोचें, मूवी स्क्रीन पे अगर आप थिएटर में जाते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं तो लाइट प्रोजेक्टर से आती है और वो इंटरसेक्ट करती है स्क्रीन पे। जो वो लाइट के ऊपर स्क्रीन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा भाई? तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे हमें रियल इमेज दिखाई देगी, क्योंकि वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनी है। क्लियर है क्या? आई होप दैट इज़ क्लियर। ठीक है जी, प्रोसीड करते हैं। अब थोड़ा हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ना हो, पॉइंट साइज ना हो, थोड़ा उससे बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में कैसे होता है। ठीक है ना? देखें भी ध्यान से, ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर लिया ऐसे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को एरो की तरह ड्रॉ किया जाता है। ठीक है ना? अब मैं कह रहा हूँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ऐसे नहीं कि हर एक पॉइंट की इमेज बनानी है। सबसे आसान तरीका क्या है? एक टॉप मोस्ट पॉइंट देखें और एक बॉटम मोस्ट पॉइंट देखें। टॉप मोस्ट पॉइंट को बोला ए, बॉटम मोस्ट पॉइंट को बोला बी, और दोनों पॉइंट्स की इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है भाई, आसान तरीका।
तो सबसे पहले तो जो लाइट रे परपेंडिकुलरली जाएगी क्या वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी? बिल्कुल कर लेगी। यहाँ से भी जो लाइट रे परपेंडिकुलरली जाएगी उसने अपना पाथ क्या कर लेना है? रिट्रेस कर लेना है। अब देखो यहाँ से एक लाइट रे ऐसे जाएगी तो ये वैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वापस आएगी। सिमिलरली यहाँ से एक लाइट रे ऐसे जाएगी तो ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए ऐसा इल्यूजन होगा कि ये लाइट रे पीछे से कहीं से आ रही है, और ये इल्यूजन होगा कि हमारे लिए कि यहाँ से लाइट रे पीछे से कहीं से आ रही है। सेम गोज फॉर दिस, हमारे लिए इल्यूजन होगा कि कहीं से और सोर्स से आ रही है, इस तरीके से। तो ये जो ऑब्जेक्ट था इसका क्या हो जाएगा भाई, अपने पास एक वर्चुअल इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, इस पॉइंट से। तो व्हाट आई विल डू, ए पॉइंट से जो लाइट रेज गई थी उनका सोर्स ये बन गया, बी पॉइंट से जो लाइट रेज गई थी उसका सोर्स ये बन गया। तो ए के इमेज को मैंने बोला ए डैश, बी के इमेज को मैंने बोला बी डैश, और दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ए बी ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास ए डैश बी डैश क्या बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कैसा इमेज है, ये भी वर्चुअल इमेज है। क्लियर है, हमेशा प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हम क्या करेंगे भाई, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब एक पॉइंट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब दो पॉइंट, एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला। तो जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए किया था एक बार, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हमें करना पड़ेगा दो बार, एक बार टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए और एक बार बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए। इज दैट क्लियर? आई होप जो अभी तक पढ़ा है भाई वो सारी चीज़ें क्लियर हो। आज के लेक्चर में हम इतना ही बेसिक चीज़ें जो हैं वो कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन के ही चैप्टर को हम क्या करेंगे, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू।